मेरे को ऐसा लगता है मैं स्टेट्स की हिस्ट्री के बारे में आपसे जितना सीखता हूँ ना, मैंने मेरी स्कूल की बुक्स में कहीं नहीं पढ़ा. मेरी हिस्ट्री इज यू गिव मी पर्सपेक्टिव फ्रॉम पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, उधर का उस जगह में कास्टिज्म, रिलीजन वगैरह क्या सीन है, माफिया का क्या सीन है, लाइक गुड बैड अगली सब बता. आई लव इट. आई थिंक वी शुड डू इट फॉर एवरी स्टेट, वन स्टेट एट अ टाइम. दिस इज अवर थर्ड स्टेट, वेस्ट बंगाल. क्या, टेल मी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. लाइक आज बंगाल को आप कैसे देखते हो? क्या स्टेट है वहाँ पे? बंगाल मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेट्स इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेल्स ऑफ हाउ. So there's a very beautiful line which says the best stories are made out of miseries. Okay. Right? So I think there's not a more miserable story बंगाल के जैसा. बंगाल जहाँ से शुरू हुआ और बंगाल आज जहाँ पे है, and a lot of people may not like this statement, लेकिन आज जहाँ बंगाल है वो बहुत दुख की बात है मुझे लगता है. राइट? एंड there's context to it. Just 200 साल पहले आप जाइए सिर्फ, the Britishers entered India. Britishers इंडिया में कहाँ से एंटर किए? एंट्री ठीक है, उनके अलग अलग पॉइंट्स थे. फाइनली वेयर डिड दे सेटल? कैलकाटा, फोर्ट विलियम. राइट? डच आए, उन्होंने कहा अपना सेंटर बनाया चिंसुरा जो बंगाल में है. फ्रेंच है, चंदन नगर जो अगेन वो सेम हुगली रिवर पे. ये तीनों सेंटर्स आप देखेंगे, इट इज ऑल सिचुएटेड ऑन दैट हुगली रिवर टू द पोर्ट ऑफ कैलकाटा. ऑल ऑफ देम व्हाई डिड दे कम टू कैलकाटा? सब कैलकाटा ही क्यों आए, वहीं पे क्यों सेटल हुए? क्योंकि कैलकाटा अगर आप देखेंगे, एंड व्हेन आई से कैलकाटा, द बंगाल रीजन ब्रॉडली, इट यूज्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट, और सूबा उस समय बोलते थे. मुगल के रीजन में सूबा होते थे. सूबा ऑफ द इंटायर सब कॉन्टिनेंट. पूरा सब कॉन्टिनेंट का मैं बोल रहा हूँ. राइट? तो अगर बोलते हैं कि इंडिया का जीडीपी बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, दुनिया के जीडीपी का 1/4 था, 25% इंडिया का जीडीपी हुआ करता था. उसमें बंगाल का, एंड देयर आर डिबेट्स ऑन दैट, उसमें सिर्फ बंगाल का जीडीपी 40% होगा. इतना सिग्निफिकेंट स्टेट वो था. नाउ दिस इज जस्ट इकोनॉमी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. टॉक अबाउट लिटरेचर, टॉक अबाउट रेनेसा. इंडिया में रेनेसा कहाँ से आया? बंगाल रेनेसा उसको हम बोलते हैं. राइट? और कहीं की रेनेसा नहीं बोलते हैं. सबसे पहले सोशल मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट हुए, राइट, जो भी हमारे समाज में एक तरह से कुरीतियाँ थी, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, कास्टिज्म हो, अनटचेबिलिटी हो, उसके खिलाफ किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑल ऑफ देम हेल्ड फ्रॉम बंगाल. साइंसेस की बात करोगे, जेसी बोस कहाँ से थे? बंगाल. लिटरेचर की बात करोगे, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सब कहाँ से थे? बंगाल. सो बंगाल इज एक्चुअली दैट रीजन जो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली इंडिया का सबसे रिचर रीजन होगा. एंड कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसको लंदन से रूल करते थे, और पूरे ईस्टर्न हेमिस्फेयर को कैलकाटा से रूल करते थे. तो दुनिया के 2 कैपिटल में एक था कैलकाटा. इंटरेस्टिंग. सो उस जगह को जब आप देखते हो ना, उस एक पिनकल से नीचे उतरते हुए, दैट फील्स वेरी सैड कि हमने इसको क्या बना दिया. एंड सेकेंडली वी आर नॉट एबल रेडी टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको. अभी भी वो प्राइड ना कि नहीं हम तो बहुत अभी भी कल्चरली, सोशली हम तो बहुत आगे हैं दुनिया से. हाँ, रिच है. वो हैंगओवर नहीं जाता है. राइट? सो दैट्स समथिंग लाइक कि जमींदारी चली गई लेकिन अभी तक वो अकड़ है जमींदार की. राइट? बट ऐसा क्यों हुआ? लाइक यू आर सेइंग, एंड आई वाज रीडिंग अ स्टैट कि इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन है उनका जीडीपी में इंडिया की, आप तो 200 साल पहले बोल रहे हो, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, अभी 27%. Yes, 27%. लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो वो 27% पे थे, आज शायद 3% से भी कम है. करेक्ट. राइट? तो उनका कंट्रीब्यूशन इतना सिग्निफिकेंट था इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस कि व्हाटएवर ब्रिटिशर्स ने आके बहुत सारा तबाही मचाई, अप एंड डाउन कर दिया, फॉरगेट दैट. हमारे हाथ में ही था, हमारे ही रूलर्स थे, हमारी गवर्नमेंट थी. उसके बाद ऐसा क्या हुआ दैट ऐसा डाउनहिल हो गया, एंड टुडे बंगाल इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट, ना वो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर पा रहा है, ना वो यूथ को अपने खुद को वहां रख पा रहा है. एंड हमेशा यू जस्ट कीप हियरिंग वायलेंट स्टोरीज. व्हाई? व्हाट हैज हैपेंड? सो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट कि जब हम आजाद हुए तो उसका कंट्रीब्यूशन 27% था. इंटरेस्टिंगली बॉम्बे का 33% था. लेकिन अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि बॉम्बे में महाराष्ट्र भी आता था, गुजरात भी आता था. तो गुजरात बाद में अलग हुआ जब स्टेट्स ऑर्गेनाइज हुए. तो गुजरात को आप हटा दीजिए तो कैलकाटा वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ इंडिया आजादी के समय तक. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कहते हैं कि पूरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूके का, वो आप देखेंगे, कहते हैं कि उसको फंड किया उन्होंने बंगाल के पैसे से. बंगाल जो ब्रिटिशर्स थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, तो पहले तो वो ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी. 1757 के जो बैटल हुआ, पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने हराया सिराजुद्दौला को, और उसके बाद दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ रूलर, सो कॉल्ड.
फिर 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद उनको वहाँ पे रेवेन्यू राइट्स मिल गए कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस रीजन को दीवानी कलेक्ट करेंगे, दीवानी बोलते थे रेवेन्यू, राइट। और मुगल्स ने कह दिया कि अब आप ही कलेक्ट करेंगे, हमें थोड़ा सा हिस्सा दे देना, तो लेजिटिमाइज हो गया। रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर जनरल 57 में, जब ही एक्चुअली एनेक्स्ड दिस। रॉबर्ट क्लाइव वापस गया उसके बाद यूके 1760 में। वो 3 लाख पाउंड उस समय लेके गया। इट मेड हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। और उसके बाद फिर वो आया एक बार 67 में 70 तक रहा, फिर 4 लाख पाउंड लेके गया। Somebody was just a governor general of Bengal for 3 years and 4 years, returning with 7 lakh pounds then. It would today be at least $50 million or pounds. तो आप सोचो क्या प्रॉस्पेरिटी रही होगी। Now again, back to 1947. उस समय तक भी वो डिक्लाइन नहीं था, you know, even with all this, I would say, Bengal survived. Right, because again there was so much of potential. The people, education wise भी आप देखेंगे ना, the first colleges, the premier colleges were established in Calcutta. Presidency College was established in Calcutta. Calcutta Medical College was established there. तो उसके कारण ना culturally, educationally they were still very prosperous. क्योंकि ब्रिटिशर्स जब रूल भी कर रहे थे इंडिया में, उन्होंने उसी रीजन से क्लर्क्स, बाबूज निकालने के लिए एजुकेशन फैलाया, जिसको आप मैकॉले एंड यू नो ऑल दोस वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते हैं। तो उसके दौरान भी, पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान भी आप देखेंगे कि दे वर कल्चरली, इकोनॉमिकली चलेगा फिर भी एज रिच। वी गॉट इंडिपेंडेंस। फर्स्ट स्ट्राइक क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान उस समय, राइट। नाउ इकोनॉमिकली क्या हुआ कि जैसे बांग्लादेश अलग हुआ और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, तो आप देखेंगे सबसे फ्लरिशिंग वन ऑफ द इंडस्ट्रीज था जूट का वहां पे। तो जूट के मिल्स तो सारे वेस्ट बंगाल में रह गए, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चले गए बांग्लादेश में, राइट। तो सबसे पहला स्ट्राइक वहां पे हुआ, राइट। शुरुआत में चूंकि वो पार्टीशन भी आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। पीपल डिड नॉट नो कि एक्चुअली वो इंडिया में है कि बांग्लादेश में और ईस्ट पाकिस्तान में, राइट। इनफैक्ट आजादी में मिली 15 अगस्त को, और जो अवार्ड था रैटक्लिफ कमीशन को 17 अगस्त को आया था। तो जब झंडा फहरा रहे थे लोग ना अपने आजादी का, तो जो बॉर्डर एरियाज में कई लोगों ने अज्यूम कर लिया, जैसे मुर्शिदाबाद जो बंगाल में, उसमें लोगों ने अज्यूम कर लिया, मुस्लिम मेजॉरिटी था, अज्यूम कर लिया कि ये तो बांग्लादेश में जा रहा है, तो वहां सबने पाकिस्तान का झंडा फहराया, राइट। एंड वाइस वर्सा इन सब रीजन्स इन बांग्लादेश उन्होंने इंडिया का झंडा फहराया। तब तो ईस्ट पाकिस्तान होगा ना वो, ईस्ट पाकिस्तान, राइट। 15 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक कमीशन का अवार्ड ही नहीं आया था, राइट। तो पीपल जस्ट अज्यूम्ड कि वी आर पार्ट ऑफ दिस नेशन, राइट। फाइनली जो बांग्लादेश बना, एंड उसके बाद भी ना, बिकॉज ऑफ दिस, थोड़ा वेस्ट में तो आप देखेंगे कि एक तरह से बॉर्डर बहुत जल्दी फोर्टिफाई हो गया, ईस्ट में वो नहीं हुआ। इट वाज स्टिल वेरी पोरस, लोगों की शादियां थी, रिलेशनशिप्स थे, यहाँ रह रहे, इधर खेत है, तो बॉर्डर एरियाज के अराउंड फिर भी वो आते जाते रहे। तो जूट ना फिर भी आता जाता रहा, सप्लाईज होती रही इन फैक्ट्रीज में, तो बहुत इमीडिएट वो असर नहीं आया। बट स्लोली जैसे जैसे बॉर्डर सील होना स्टार्ट हुए, राइट, 1950 में फिर नेहरू लियाकत पैक्ट होता है कि जो बॉर्डर है ना, विल सील दिस, पीपल विल नॉट बी अलाउड टू गो एक साइड से दूसरे साइड। तो धीरे धीरे वो जो जूट का सप्लाई था वो खत्म हुआ, जूट इंडस्ट्री सफर हुई। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, इसके लिए कॉम्पनसेट करने के लिए थोड़ा हम इसको हैवी इंडस्ट्रीज देंगे स्टेट को। तो शुरू में आप देखेंगे वहां बहुत सारी, जैसे आसनसोल दुर्गापुर जो रीजन है, वहां कोल बहुत प्रोड्यूस होता है, आयरन और प्रोड्यूस होता है, तो वहां स्टील फैक्ट्री लगी बहुत बड़ी दुर्गापुर में, राइट। थोड़ी हैवी इंडस्ट्रीज दी गई कॉम्पनसेशन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू जी ने, इनफैक्ट वी हैड डिस्कस्ड इन बिहार, इफ यू रिमेंबर, 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी लाई, FEP है ना, कि मिनरल कहीं भी प्रोड्यूस होगा इंडिया में, सबको बराबर दाम पे मिलना चाहिए, ताकि पूरे देश में एक प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो वेस्ट बंगाल इज अ वेरी मिनरल रिच स्टेट, तो कोल, आयरन और बहुत अच्छा रिच है वहां पे, लेकिन उसको कोई एडवांटेज नहीं मिला क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, राइट। स्टिल इट केप्ट ऑन गोइंग। आप देखेंगे मेजर सबसे ज्यादा जो टर्न आया आप देखेंगे वो 1965 के आसपास आया। क्या? 2 मेजर इंडस्ट्री जो बंगाल में थी, जूट और इंजीनियरिंग, राइट। जूट को तो ऐसे ही नुकसान पहुंच रहा था, इंजीनियरिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। कलकत्ता के आप आसपास देखेंगे पूरी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, स्पेशली हावड़ा जो नदी के दूसरी तरफ जो कलकत्ता है। और ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लार्जली डिपेंडेंट थी, पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई करती थी रेलवेज को, ओके, इंडियन रेलवेज को। बहुत सारी कंपनीज थी, एंड्रयू यूल थी, ब्रेथवेट थी, जेसप थी, ये सारी बड़ी कंपनीज थी। तो ये रेलवेज को पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई करती थी। अब इंटर्न इनके बहुत छोटे छोटे एंसिलरी इंडस्ट्रीज थे जो इनको फिर छोटे छोटे पार्ट्स देते थे। 65 में वी हैड अ वॉर विद पाकिस्तान, इफ यू रिमेंबर। 62 में चाइना वॉर, 65 में पाकिस्तान वॉर। उसी समय हमारे देश में बहुत बड़ा फमीन आया था, राइट, सूखा आया था, भूखमरी हुई थी, और अनाज की बहुत दिक्कत हुई थी। इनफैक्ट हम लोगों ने यूएस से एक तरह से मिन्नत की थी अनाज के लिए, यूएस ने एक तरह से हमें मना ही कर दिया था बहुत। तो गवर्नमेंट ने ना बजट्स में कहा कि बजट को अभी हमें बहुत कर्टेल करना पड़ेगा, कि हम बहुत सिर्फ जो इंपॉर्टेंट खर्चे हैं उसे रखेंगे, जो थोड़े से नॉन एसेंशियल उसको भी हटाएंगे। तो नॉन एसेंशियल में सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म होगा। तो रेलवेज का जो बजट था वो
बड़ा स्लैश किया गया। तो अब 65 में देखेंगे करीब करीब 270 करोड़ के आसपास रेलवेज का बजट था सेंट्रल का। वो हर साल धीरे धीरे कट करते करते 70 तक आ गया, वो 94 करोड़ पे, 1/3। और इसका पूरा जो फिर नुकसान था पार्ट्स एंड कंपोनेंट सप्लाई करने का, फिर उसके एंसिलरी इंडस्ट्रीज का, बंगाल ने झेला। दैट वाज फर्स्ट। सेकंड व्हाट हैपेंड, ये पूरे रीजन्स के अगर हम देखेंगे 67 में इलेक्शंस हुए, सेंटर में भी और सारे स्टेट्स में भी। शुरुआत में तो एक साथ इलेक्शंस होते थे। वो पहले इलेक्शंस थे जिसमें एक प्रकार से देश में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार हार गई, कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आ पाई, राइट। उसमें बिहार भी था, यूपी भी था, बंगाल भी था। बंगाल में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, राइट, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी। उसमें लेफ्ट पार्टीज थी, सेंट्रिस्ट पार्टीज थी, बंगला कांग्रेस थी, बहुत सारी पार्टीज थी। अजय मुखर्जी उसके चीफ मिनिस्टर बने ना। उसमें जैसी लेफ्ट पार्टीज आई तो बंगाल में तब तक ना लेफ्ट एनीवे जो प्रिंसिपल अपोजिशन था वो लेफ्ट पार्टीज ही थी, ठीक है। और लेफ्ट पार्टीज आप देखेंगे कम्युनिज्म के थोड़ा सा इतिहास में देखेंगे तो वो मजदूरों के हक की बात, और उसके कारण वो ना इंडस्ट्रीज वो समझ लीजिए उनके लिए दुश्मन है, राइट। तो वो कल्चर था। अब जैसे वो सत्ता में आए तो समझ नहीं पाए कि अब करे क्या, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ डिसरप्शंस की है, अभी तक सिर्फ हड़ताल और ये और वो किया है। और उनके लेबर मिनिस्टर ने बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि यार तुम लोग हड़ताल तो करते ही रहते हो, स्ट्राइक तो करते हो। स्ट्राइक में जनरली क्या, मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री के सामने तंबू लगा के बैठ गए हम लोग कि धरना दे रहे हैं, सब उसी में भाषण दे रहे हैं, 20-50-100 लोग बैठे हैं, धरना दिए, शाम को चले गए, राइट। दिस इज धरना। उन्होंने कहा धरना ही सिर्फ क्यों दो, तुम लोग घेराव करो। अब घेराव में क्या करते हैं कि हम फैक्ट्री में घुस गए, वहां जो मैनेजर बैठा उसके गेट के सामने जाके बैठ गए, हम निकलने ही नहीं देंगे तुमको दिन भर। क्यों? इट्स मोर अग्रेसिव फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, राइट। तो घेराव करो। बट हुआ क्यों कर रहे थे ये? क्यों अगेंस्ट थे फैक्ट्रीज के, क्यों अगेंस्ट थे मैनेजर के? घेराव क्यों करना है? सो कम्युनिज्म का आपको थोड़ा प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। कम्युनिज्म क्या बोलती है? कम्युनिज्म होता क्या? सिंपल लैंग्वेज समझो। कम्युनिज्म, सो ऐसे समझिए, कम्युनिज्म सेज कि जो सारे रिसोर्सेज है दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी। एंड व्हेन आई से कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ अ नेशन स्टेट, तो कंट्री। तो स्टेट सारा रिसोर्सेज कंट्रोल करे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एब्सेंट, और फिर स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूट करे रिसोर्सेज को। तो स्टेट की फैक्ट्रीज हो, स्टेट डिसाइड करे, बराबरी हो सबको, मतलब ये भी काम कर रहा है उतना मिले, ये भी काम कर रहा है उतना मिले। जो नॉर्थ कोरिया एसेंशियली, या और भी बहुत सारा आप देखेंगे, उसके अलग अलग प्रकार है कि जो जितना खेत में उगाएगा उतना खाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। प्रिंसिपली वो है। इसकी आप देखेंगे सबसे पहला जो वेव आया रशियन रिवॉल्यूशन से आया, उसके बाद फिर इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में कम्युनिज्म, राइट, कि सबको बराबर का अधिकार है, कोई बड़ा छोटा नहीं, बट इट डजंट एक्चुअली वर्क प्रैक्टिकली। व्हाई? क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स यू आर ड्रिवन बाय इंसेंटिव्स, राइट। मैं राज आपको बोल दूं कि यार तुम कुछ भी करो, दिन के अंदर 500 रुपए ही मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि उस मजदूर जो घर बना रहा है उसको भी 500 मिल रहा है। वुड यू वर्क एज हार्ड? Or would you put your talent, your resources, other things to use? No, but as humans we are driven by incentives, right? 2 घंटे काम करके भी उतना ही मिलेगा जितने 10 घंटे, तो 2 घंटे करूंगा, बाकी सोऊंगा। Correct. तो it practically doesn't work, right? But क्या होता है ना, अब इतना सुनने में अच्छा लगता है ना, खास करके जब आप यंग हो। तो दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट which says if you are not a communist at the age of 20 you do not have a heart, but if you are a communist at the age of 60 you do not have a mind. Really? राइट। सो एसेंशियली आप मजदूरों के लिए, खेतीहर के लिए, सबके लिए लड़ रहे हो, राइट। तो आप देखेंगे रशिया में पहले आया, फिर चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया, क्यूबा में आया, राइट, वियतनाम में दे फॉट द यूएस। तो इट वाज ऑन द राइज इन द वर्ल्ड। कोल्ड वॉर चल रहा था, 2 एक्सेस, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, व्हिच इज यूएस वर्सेस रशिया। तो द कम्युनिस्ट ओड देयर अलीजेंस टू रशिया, रशिया एंड देन चाइना, राइट। तो वो दे से कि ये क्लास स्ट्रगल है, हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स, और ये जो क्लास है हैव नॉट्स का, इसमें ब्रदरहुड होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड अक्रॉस। एंड हेंस, सो फॉर एग्जांपल, जब इंडिया चाइना वॉर हुआ 1962 में, तो दे रिफ्यूज टू सपोर्ट इंडिया, टू से कि इंडिया में भी जो सरकार है वो तो हैव्स की सरकार है, प्रिविलेज की सरकार है, तो इस सरकार को हम समर्थन नहीं दे सकते। हम जो हैव नॉट्स की लड़ाई है पूरी दुनिया में उसको समर्थन देंगे। एंड हेंस इंडिया इज एन अग्रेसर अगेंस्ट चाइना। ये इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड था, right? So and hence, so they forget rules of country को support करना चाहिए, हमारे लोग कुछ उनके लिए मैटर नहीं करता। That's what I'm saying. So it's just ideology over everything. So they consider कि जो क्लास है have nots का ना, ये across world brotherhood होनी चाहिए, nationalism कुछ नहीं हटाओ। They are the same class, मतलब उसको एक नेशन मान लेंगे। have nots across the world is our nation kinds. Now what happens is कि जब आप मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हो तो उनको दिखता है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं,
लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, एंड बंगाल इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस, उस मोमेंट पे तो उन मजदूरों को लगा कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ? सो फॉर एग्जांपल 1965 में आप डेटा देखेंगे तो 178 ओवरऑल स्ट्राइक्स हुए थे, 1970 तक ये 679 हो गए, 3.5 गुना। नाउ स्ट्राइक्स के रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब अब किसी फैक्ट्री में महीने भर से स्ट्राइक है, अब उसका जो ओनर है वो बोलेगा यार मेरा तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, अब राइट, महीने से मेरी फैक्ट्री बंद है, कुछ सेल्स नहीं जा रहा, मेरा इतना इन्वेंट्री है, मेरा कॉस्ट लग रहा है, राइट, तो बोलेगा कि मैं लॉकडाउन कर रहा हूँ, मतलब मैं फैक्ट्री या तो टेम्पररी बंद कर रहा हूँ या बंद नहीं कर रहा हूँ, है ना। लॉकडाउन का आप नंबर देखेंगे सेम, जब स्ट्राइक्स ऐसे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गए, कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया दोनों पार्टी में, तो लॉकडाउन के आप नंबर्स देखेंगे करीब 50 के आसपास था 1965 में, 128 हो गया 1970 में, राइट। सो कई बार ये जो लड़ाई विच सीमिंगली लुक्स लाइक कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, अंत में सबसे ज्यादा सफर करते हैं तो वही लोग सफर करते हैं कि 125 इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो रोजगार ही खत्म। एग्जैक्टली। और जब वो बंद हो गई तब आधे लोगों को रियलाइज होता है यार पहले जो भी मिल रहा था दैट वाज मच बेटर देन व्हाट वी आर टुडे, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट। सो आप 67 से 70 देखेंगे, वो पीरियड था सिर्फ 3 साल में। अगेन उनकी सरकार भी, बीच में कांग्रेस ने उनको 356 लगा दिया, वहां की सरकार को बर्खास्त किया, फिर चुनाव हुए, फिर 356 लगा, ऐसे ही चलता गया। बट उस इंस्टेबिलिटी में भी लोगों को पता था ये सरकार हमारे साथ है, वर्कर्स के साथ है। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, देखिए बाकी दिनों में वो बहुत हद तक झेल लेंगे अगर सरकार न्यूट्रल भी रहे, जब उनको दिख रहा है कि कुछ भी होगा तो सरकार हमारे साथ नहीं है। प्लस जब घेराव होना शुरू हो जाए, जब आपकी सुरक्षा पे आने लगे, तो कोई भी मैनेजर वहां जाने से डरेगा, कोई भी फैक्ट्री वाला वहां जाने से डरेगा, राइट। जिसका ठीक है वहां पे संक कॉस्ट है, कोई कैपिटल है, वो कुछ दिन खींचने की कोशिश करेगा, बट इवेंचुअली ही पुल आउट, राइट। 1970 में जो आपने डेटा दिया था कि शुरू में 27% था उसका इंडस्ट्रियल आउटपुट, 1970 में वेंट टू 13.5%, आधा ही हो गया, आधा हो गया। This was the effect of broadly those 5 years and 3 years of that communist या जो भी United Front rule. Just few years killed exactly half of their GDP contribution. तो ये तो 70 तक हुआ। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार में आई, सिद्धार्थ शंकर रे उसके चीफ मिनिस्टर बन के आए, इमरजेंसी हुई। सिद्धार्थ शंकर रे used to be very close to Indira Gandhi. He is called the architect of emergency. In fact, it is said that he is the one who advised Indira Gandhi कि emergency आपको डिक्लेयर करना चाहिए। तो ठीक है, वो 6-7 साल तो बहुत अनस्टेबल रही। 77 में अगेन इलेक्शंस हुए इमरजेंसी हटने के बाद, पूरे देश में बहुत सारे स्टेट्स में नॉन कांग्रेसी सरकारें। बंगाल में भी पहली बार एक स्टेबल लेफ्ट की सरकार आई, फुल मेजोरिटी के साथ, सीपीएम की सरकार आई, ज्योति बसु उसके चीफ मिनिस्टर बनाए गए। अब ज्योति बसु उसके चीफ मिनिस्टर बनाए गए 77 से 2011 तक सीपीएम की सरकार रही, बीच में एक चेंज आया। इट्स 34 years. It's the longest surviving democratically elected government in the world. Now, this is both good and bad, and in what ways? So essentially it says longest surviving communist government नहीं, बहुत सारे हैं दुनिया में, राइट। लेकिन वो जहां भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सर्वाइविंग इतना लंबा है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कम्युनिज्म इन इटसेल्फ। So communism and democracy, yes. Rarely there are countries where they have coexisted. It is only in India, and this is the beauty of India then. कि even for ideology जिसके साथ बहुत सारे लोग सिंक में नहीं होंगे, और वो बार बार जीतता गया, और कई बार वो कैसे जीता विल डिस्कस, विच इज नॉट वेरी फेयरली, फिर भी वो सरकार 34 साल तक इस देश में चलती रही, एंड वी सेड ओके दे आर बीइंग इलेक्टेड सो दे हैव अ राइट टू रूल इन दैट स्टेट। दिस इज बोथ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड देन स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कम्युनिज्म। उसके बाद पहले ये जीते कैसे सीपीएम की लेफ्ट फ्रंट में ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि कांग्रेस वाज द फेस इन द कंट्री। कांग्रेस से ये कैसे जीते, व्हाट वाज द रीजन? सो अगर आप कम्युनिस्ट को भी देखोगे ना तो उनके अंदर में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो कम्युनिस्ट फैक्शंस देखोगे इंडिया में आप तो कम से कम 60 फैक्शंस हैं। Now coming to 1977 when they won elections, तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस के कोई बहुत बड़े लीडर्स भी नहीं बच रहे थे, तो 77 में एनीवे ना आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एंटी कांग्रेस वेव था, एंड बिकॉज सीपीएम हैड बीन एडवोकेटिंग द राइट्स ऑफ दीज पीपल, कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको यही दिख रहा है ना कि कैसे लोगों के साथ खड़ा है, तो मजदूरों के साथ खड़ा है, राइट, वैसे लोगों के साथ खड़ा है जो खेत जोते हैं उसके साथ खड़ा है, तो दे हैड अ पॉपुलर सपोर्ट। और बहुत कम्युनिस्ट को आप देखेंगे तो बहुत कैडर बेस्ड पार्टी होती है, बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी होती है, तो इट इज नॉट ड्रिवन बाय वन पर्सन जनरली, राइट, कम से कम आइडियली वो फिर धीरे धीरे हो जाती है कई जगहों पे, बट आप देखेंगे उसके जो कैडर्स हैं, जो भी डिसीजन होगा उनका जो टॉप बॉडी है पोलिट ब्यूरो वो लेगा और सब उसको फॉलो करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 96 में बहुत फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था देश में, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी जब देवेगौड़ा पीएम बने थे, उसमें सबसे पहला पीएम बनने का प्रपोजल आया था ज्योति बसु को, लेकिन पोलिट ब्यूरो ने मना कर दिया
किसने मना कर दिया? पोलित ब्यूरो, जो उनका टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, उनसे मना कर दिया कि नहीं। इसलिए क्योंकि दे सेड कि हमारा जो स्ट्रगल है दैट इज फॉर द हैव नॉट्स, और जो हमारा जो प्रिंसिपल है इट विल गेट डाइल्यूटेड व्हेन ही बिकम्स द पीएम ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट, जिसके अलग अलग थियरीज है। तो हम डाइल्यूशन नहीं कर सकते अपने प्रिंसिपल्स में। तो पीएम की कुर्सी छोड़ दी, हाँ, ये पीएम बन सकते थे। yes, Jyoti Basu was the first, name that had propped up जब यूनाइटेड फ्रंट का गवर्नमेंट बनी, फिर देवगौड़ा बने, जो पोलित ब्यूरो ने मना कर दिया। Isn't it like blunder? So again they would say कि principally we are correct, But then practically it's a blunder because you're losing power, and अगर power ही नहीं होगा तो ideology कैसे support करोगे? I agree there, but again that's what I'm saying कि Like even if let's say for 1 second इनको ideology अपनी फैलानी थी पूरे देश भर में, तो that was the best way for them to spread that could have ideology. been, yes, could have been, but no. Okay. Yeah. So they said no. Okay, ठीक है. They said no. So 77 में भी जब ये लोग आए, और शुरू में आप देखोगे ना, इन लोगों ने एक दो बड़े अच्छे काम किए, राइट। एक सबसे पहले इन्होंने ऑपरेशन बरगा लाया, राइट। और आप देखोगे जैसे हम आजाद हुए थे तो करीब करीब सारे स्टेट्स ने जमींदारी अबॉलिशन लॉस लाए थे, राइट। कि और उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट्स लाए थे कि एक व्यक्ति इतना ही लैंड रख सकता है। तो जैसे बिहार ने कहा कि प्लेन एरियाज है तो 30 एकड़ मैक्सिमम, हिल एरियाज है तो 50 एकड़ मैक्सिमम। तो सबने अपने अपने लॉज लाए, और जो सरप्लस लैंड है फिर सरकार ने कहा हम उसको लेके लैंडलेस पे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट वाज द प्रिंसिपल। नाउ दैट हैपेंड अक्रॉस द कंट्री, बट लोगों ने इसका राउंड अबाउट निकाल लिया। तो मैं अपनी जमीन को किसी और के नाम से मैंने ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब मेरे यहाँ जो काम करता है मैंने उसको कह दिया तुम्हारे नाम से ट्रांसफर कर दे रहा हूँ 10 एकड़। जिंदगी भर उसने मेरे यहाँ काम किया, मुझे पता है वो कभी रिवोल्ट नहीं करेगा। या मैंने कहा मैं स्कूल के नाम से दे रहा हूँ 5 एकड़, या मैं मंदिर के नाम से दे रहा हूँ 5 एकड़। कहीं में तो बेनामी, मतलब एक रैंडम व्यक्ति, एंड उस समय इतनी आइडेंटिटीज और कोल लिंक, पैन और आधार लिंकेज थोड़ी था, तो बेनामी प्रॉपर्टीज के नाम से तो बहुत ही कम सरप्लस लैंड एक्वायर किए जा सके, वेरी लेस, राइट। एंड हेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हुआ। ये स्टेट के लिए बेकार नहीं है? जैसे क्योंकि अगर तुम सारे जो लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं, वो प्रॉब्ली उसको यूज़ करके इंडस्ट्रीज लगाएंगे या 4-5 चीज़ें लगाएंगे, उनसे तुम लैंड ले लेते हो, सारे लैंडलेस को देते हो, तो तुम एसेंशियली सारे ही पूरी स्टेट में से फार्मर्स बनाते हो। नहीं, लेकिन फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम, तुम्हें फर्टिलाइजर चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, जूट चाहिए, इधर से प्रोसेस होकर जो मिल्स होगी जिनमें दाल बनी, बड़े भर XYZ चीज़ें होगी, वो सब तो यू एसेंशियली एलिमिनेटिंग इन द स्टेट। सो डेफिनेटली आप एक तरीके से अच्छा कर रहे हो सोशल वेलफेयर, कि आप सारे फार्मर्स को या जिनके पास ज़मीन, उनको ज़मीन तो दे रहे हो, लेकिन वो ज़मीन का करेंगे क्या अगर पैसा ही नहीं होगा, क्रॉप्स ही नहीं होंगे, चीज़ें ही नहीं होगी जिसपे वो कुछ यूज़ करके बना पाएंगे हम। सो वेरी वैलिड पॉइंट राज। सो सी व्हाट हैपेंस, आप जो सोच रहे हो ना, उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें आप देख रहे हो कि उनका आप ज्यादा भला चाह रहे हो जो लैंडलेस है, राइट। कि कुछ वैल्यू एडिशन वाला काम कर पाए। बट लुक एट द क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास हु इज लैंडलेस। लैंडलेस मीन्स उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई सैलरी वैलरी तो उसको नहीं आती है, जो खाने के लिए भी उसको चाहिए, विच इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मास्लोव्स हायरार्की, उसकी सिक्योरिटी नहीं है उसके पास। तो मैं आगे कुछ भी देने से पहले, उसको साइकिल, पंखा या कूलर देने से पहले, आई वुड वांट टू गारंटी हिज फूड फर्स्ट, राइट। और फूड की गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं? अगर मैंने उसको जमीन दे दी 1 एकड़, तो मुझे पता है कि वो कमा के उस पर फसल खा लेगा साल भर, वो बाकी और कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे पता है वो बच्चों को शायद पढ़ा नहीं पाएगा, वो मेडिकल कुछ होगा तो इशू होगा, लेकिन वो खा लेगा साल भर। तो लेट्स सॉल्व फॉर द नाउ वाला सिचुएशन, ठीक है। तो दे वर सॉल्विंग फॉर दैट फर्स्ट लेवल ऑफ इट, राइट। Fair. And they were able to do it beautifully. Yes, much better than Any other most of the other states in the country. Okay. Yeah. So that's one thing that they did well. Second, उनको अब ये लगा कि यार CPM को, हाँ, CPM को अब ये लगा कि अभी तक तो हम विरोध प्रदर्शन ही करते रहे हैं, वो झंडा उठा के, लाल झंडा, लाल सलाम, सारे इंडस्ट्री, सारे कैपिटलिस्ट चोर हैं, ये फलाना ढिमकाना, ये करते हैं। नाउ दैट वी आर इन गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के साथ, तो इंडस्ट्रीज को कैसे ट्रीट करें हम, राइट। डाइकोटमी है। तो उन्होंने कहा, हमने तो बोला इंडस्ट्री खराब है, मतलब सबसे बड़े चोर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है। एकदम सिंपल प्रिंसिपल है हमारा। तो अब इंडस्ट्रीज को कैसे ट्रीट करना, देयर शुड बी एन ऑफिशियल पॉलिसी। तो एक पॉलिसी लेके आए। तो उन्होंने कहा कि हम जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको सपोर्ट करेंगे, राइट। लेकिन जो बड़े इंडस्ट्रीज है, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैम, राइट। और MNCs का तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने देंगे बंगाल में। अच्छा, क्लियर पॉलिसी, राइट। सो दे वांटेड टू एसेंशियली से कि छोटे इंडस्ट्रीज हैं और उसमें जहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है वहां पे सपोर्ट कर देंगे, लेकिन मोनोपोलीज है, MNC का पैसा है, बड़े इंडस्ट्रीज है, उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। प्रिंसिपली अगेन लुक्स ओके, बट जहां कहीं भी सी इंडस्ट्रीज का पूरा एक वैल्यू चेन होता है,
राइट। कोई भी जगह ऐसा कभी नहीं हो सकता वहां सिर्फ छोटे और कॉटेज इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करेंगे। कहीं भी बड़े इंडस्ट्री होंगे तो उसके एंसिलरी पे उससे छोटा इंडस्ट्री होगा, उसके एंसिलरी उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। बड़े के चक्कर में 5-6 लेस चल जाता है। करेक्ट। दूसरा, जब बड़े इंडस्ट्री होंगे उसमें 100-50-500 लोग एम्प्लॉयड होंगे, जिसका डिस्पोजेबल इनकम होगा, उस कुछ पे खर्चा करेंगे, उन चीजों को बनाने वाले छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज होंगे, राइट। सो नोवेयर इन द वर्ल्ड कैन कॉटेज एंड एसएमई इंडस्ट्रीज सस्टेन जस्ट ऑन देमसेल्व्स, राइट। तो आइडियलिस्टिकली, राइट, आपने तो कह दिया बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, बट नो, इट डजंट वर्क दैट वे। एसेंशियली यू आर सेइंग कि बड़े वाले जो कंपनीज मत आओ मेरे यहाँ, है भी तो संभल के रहो तुम मेरे से, राइट। दिस वेंट ऑन हैपनिंग, एंड एक तरह से जो ये मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म जो बोलते हैं, आप जो देखोगे जो ट्रेड यूनियन का सबसे ज्यादा मूवमेंट्स अगर इंडिया में कहीं हुआ, बंगाल में, बंगाल और केरला, बिकॉज अगेन कम्युनिस्ट थे दोनों जगह। तो चाहे वो खुद सीपीएम के आप देखेंगे ट्रेड यूनियंस हो, फिर चाहे सारे पार्टी के अपने अपने ट्रेड यूनियंस होते हैं, C2 है, कांग्रेस का अपना इंटक है, बीजेपी का अपना BMS, सबके अपने अपने ट्रेड यूनियंस है। कहते हैं कि 80s के दशक में ना, अगर आपको बंगाल में किसी फैक्ट्री में बल्ब बदलनी है, उसके लिए भी आपको यूनियन की इजाजत लेनी पड़ती थी। तो जहां पे ना ट्रेड यूनियंस इतने पावरफुल हो जाते हैं, मेरे दो नो कि हम फैक्ट्री 2 मिनट में बंद कर सकते हैं, वी हैव दैट लेवरेज एंड पावर, दे विल स्टार्ट डिक्टेटिंग द मोस्ट बेसिक ऑफ टर्म्स आल्सो। क्योंकि यार मुझे कंट्रोवर्सी उठानी तो मैं किसी भी चीज पे उठा सकता हूँ। बीन इन फैक्ट्रीज जहां पे समोसे के साइज पे ना वर्करों ने वहां पे हंगामा मचा दिया है शाम में नाश्ते में, राइट। क्योंकि डिसकंटेंट किसी और चीज का होगा, राइट, किसी को नेता बनना होगा उसमें, राइट। नाउ दिस वेंट ऑन हैपनिंग ड्यूरिंग एन एरा। नाउ ज्योति बसु PM रहे 77 से 91 तक, ठीक है, 24 years, 2001 तक, राइट, 24 years। अब इसी दौरान 91 के रिफॉर्म्स भी आते हैं, राइट, ठीक है। मैं दिस पार्टी वाज टिल 2011 देन बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के बिन, ओके, बट द सेम पार्टी, ओके, हां सर, 2001 में यू सेड कि अब रिफॉर्म स्टार्ट हुए 1991 के, करेक्ट। तो 90 तक तो ठीक है, मैं भी मान लेता हूं कि पूरे देश में थोड़ी बहुत ऐसी हालत थी, लाइसेंस था, लाइसेंस राज था, कोटा राज था कि कौन कितना फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा, लाइसेंस लीजिए, वो दिस दैट। 91 में कम से कम रिफॉर्म्स है, और अब देखोगे बहुत सारे स्टेट्स दे ओपनड अप टू MNCs, दे ओपनड अप टू इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। In fact, the southern states were the best people who took advantage of that, right? Yeah. In fact, all the states that you see today, these success stories, Karnataka, Andhra, 91 के पहले they were not these successful states. All of them are product of liberalization, right? तो इन लोगों ने वो पाथ पे जब किया, और बंगाल stuck to its core. So 91 से 2003 का बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, 12 सालों का। देयर वाज अ रिसर्च पब्लिश्ड, इट सेड कि इस लिबरलाइजेशन के दौर में ना सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, उसमें से 1/3 सिर्फ 2 स्टेट्स को गए, महाराष्ट्र एंड गुजरात को, राइट, बिकॉज दे वर द मैग्नेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि बंगाल को कितना मिला, तो बंगाल को मिला 5% से भी कम, वैल्यू देखोगे तो 4% से भी कम। और उसमें भी जो प्रपोजल्स आए, वेरी इंटरेस्टिंग, गुजरात वाज एबल टू कन्वर्ट 55% ऑफ देम, बंगाल कन्वर्टेड 35% ऑफ देम। क्यों ऐसे? That's what I'm saying. They're so indifferent to it. That's not my priority. मैं इंडस्ट्रीज को दुश्मन मानता हूं ना, तो आप आओगे भी तो मैं 4 सवाल पूछूंगा, क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, कितना फैक्ट्री रखेगा, मेरा आदमी को कितना रखेगा। तो लगेगा कि एहसान कर रहा हूं मैं तो आपको फैक्ट्री के लिए जमीन देके फैक्ट्री लगाने देना मतलब एहसान है, तो प्रोग्रेस करनी नहीं देना। मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी, व्हाट आई एम बेस्ड ऑन, मेरे लोग खुश हैं। बट आइडियोलॉजी चलाने के लिए मेरे लोगों को पैसा देना पड़ेगा ना, थ्रू सम अदर वेज। बट एक्सप्लेन, अगर एक पार्टी है वो चाहती है कि हम हमारे इधर जितने गरीब लोग हैं उन सब की हेल्प करें, राइट, हमारी लड़ाई है कि जो अमीर है वो बेकार है, जिसके पास बहुत कुछ है वो बेकार है, तो इनसे छीनो और हम सबको बराबर दें, दैट्स द आइडियोलॉजी। तो एसेंशियली प्रॉब्लम तो ये कि जिनके पास कुछ नहीं है, राइट, उनको हमें ज़्यादा देना है। तो जब इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो अलाउ करना चाहिए ना, ताकि उनसे लेके हम इधर और रोजगार क्रिएट करेंगे, हमारी इन लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट करेंगे, फिर स्पेंड्स करेक्ट क्रिएट करेंगे, सब होगा उसके साथ। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है। सो इन द फर्स्ट लेवल इट्स लाइक दे आर बिकमिंग, इफ आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट टेक्निकली व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप पावर्टी मैनेज करने के में बहुत अच्छे हो गए, लेकिन पावर्टी से लोगों को निकालने में फेल हो गए। एग्जैक्टली, दैट्स अ ब्यूटीफुल वे इन व्हिच यू कैन समराइज दिस। सो पहला, मैं इंडस्ट्रीज आने दे रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार तुम लोग ना वर्कर को ना बहुत सप्रेस करते हो, तुम दिन का 500 कैसे दोगे उसको, इतना मेहनत करता तुमको उसको 1000 देना पड़ेगा दिन का। व्हाट इज इट एसेंशियली सेइंग, मैं तो लॉजिकली भी कहूँ तो अच्छा बोल रहा हूँ वर्कर के लिए, लेकिन वो फैक्ट्री 1000 रुपए देके सर्वाइव नहीं कर सकती है।